Hello dear students, welcome all students and viewers in this video lecture session. मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद छत्तीसगढ़, वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में आप सबका स्वागत करता हूं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर की कंपलसरी फोर्थ पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 5 के टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग अर्थात सीमांत लागत टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में सीमांत लागत के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने। सीमांत लेखांकन की मान्यताएं। डियर स्टूडेंट, इसके पूर्व के वीडियो पार्ट 1 में हमने सीमांत लागत लेखांकन से आशय, परिभाषा, विशेषता आदि पर हमने चर्चा किया और उन चर्चाओं के उपरांत हम सीमांत लागत लेखांकन की मान्यताएं को इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहली जो मान्यता है, उत्पादन व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर व्यय और दूसरा परिवर्तनशील व्यय है। यहाँ पर जो स्लाइड लगा हुआ दिख रहा है एग्जाम्पल का, ये पहले वीडियो में है। यहाँ पर हमने स्पष्ट किया था कि सीमांत लागत के अंतर्गत दो प्रकार के व्यय होते हैं, स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय। दूसरी मान्यता, स्थिर व्यय अवधि लागत है जबकि परिवर्तनशील व्यय उत्पाद लागत है। इस स्लाइड में जो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है उसमें हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया था कि स्थिर व्यय एक समय से संबंधित होता है जबकि परिवर्तनशील व्यय उत्पादन लागत के अंक होते हैं। तीसरा जो मान्यता है सीमांत लागत के, उत्पादन की मात्रा ही लागतों को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो कुल लागत घटेगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन की मात्रा कम होगी तो उसकी लागत में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से सीमांत लागत लेखांकन की यह भी मान्यता है कि उत्पादन की मात्रा ही लागत को प्रभावित करती है। चौथा, उत्पादन के एक निर्धारित मात्रा या निर्धारित स्तर पर स्थिर व्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 500 इकाइयों के उत्पादन किए जाने पर तथा 1000 इकाइयों का उत्पादन किए जाने पर दोनों स्थिति में स्थिर व्यय की राशि समान थी। तो यह भी सीमांत लागत लेखांकन की एक मान्यता है। पांचवी और अंतिम मान्यता, परिवर्तनशील व्यय उसी अनुपात में परिवर्तित होते हैं जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होती है। यहाँ पर परिवर्तनशील व्यय से तात्पर्य कुल परिवर्तनशील व्यय या कुल परिवर्तनशील लागत से है। यदि उत्पादन की कुल मात्रा वृद्धि हो रही है तो परिवर्तनशील लागत भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। यदि कुल उत्पादन मात्रा कम होगी तो उसी अनुपात में कुल परिवर्तनशील व्यय भी कम होंगे। तो पांचवी जो मान्यता है वो परिवर्तनशील व्यय उसी अनुपात में परिवर्तित होते हैं जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि सीमांत लागत विधि में लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है। लाभ गणना का सीमांत उपागम, इसके लिए हम एक प्रोफार्मा आपके समक्ष रख रहे हैं। इस प्रोफार्मा में देखिए पर्टिकुलर और अमाउंट दो कॉलम हैं और उसमें जो है आइटम्स सेल्स हमने लिखा है। तत्पश्चात उसमें घटाने के लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस को लिखा है। घटने के उपरांत जो भी फिगर आएंगे अमाउंट के रूप में वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। फिर उसमें से फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा तो जो अमाउंट प्राप्त होगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। तो ये
सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ को गणना करने का एक प्रारूप है। अब इस प्रारूप के आधार पर हम सीमांत लागत के अंतर्गत विभिन्न तत्वों को ज्ञात कर सकते हैं और उन तत्वों के लिए सूत्रों का प्रयोग करते हैं। सूत्र में जो हमने लेटर सिंबॉलिक रूप से संकेताक्षर के रूप में प्रयुक्त किए हैं उनमें देखेंगे आप आगे। सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन अर्थात अंशदान। दूसरा लेटर आप देखेंगे सूत्र में एस का मतलब है सेल्स अर्थात विक्रय। वीसी अर्थात वेरिएबल कॉस्ट जिसका तात्पर्य है परिवर्तनशील लागत। एफ फिक्स कॉस्ट अर्थात स्थिर व्यय या स्थिर लागत। और पी अर्थात प्रॉफिट अर्थात लाभ। तो इन सिंबॉलिक लेटर्स को लेकर हम सीमांत लागत विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्व, चाहे वो सी अर्थात कंट्रीब्यूशन को ज्ञात करना हो, सेल्स को ज्ञात करना हो, वेरिएबल कॉस्ट को ज्ञात करना हो, फिक्स कॉस्ट को ज्ञात करना हो या प्रॉफिट को ज्ञात करना हो, उसको हम सूत्र अनुसार से इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला जो सूत्र है कंट्रीब्यूशन को ज्ञात करने का, C = S - VC अर्थात अंशदान बराबर विक्रय ऋण परिवर्तनशील लागत। तो विक्रय राशि में यदि परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो अंशदान की राशि या कंट्रीब्यूशन की राशि प्राप्त हो जाएगी। यदि हम इस सूत्र के स्थान पे ये दूसरा वैकल्पिक सूत्र को प्रयोग करते हैं तो भी हमको कंट्रीब्यूशन की राशि ज्ञात हो जाएगी। देखिए C = F + P अर्थात F मतलब फिक्स कॉस्ट को P अर्थात प्रॉफिट से जोड़ दिया जाए तो कंट्रीब्यूशन अर्थात अंशदान की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले के आधार पर कंट्रीब्यूशन की राशि ज्ञात की जा सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है सेल्स अमाउंट को ज्ञात करने का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं S = VC + F + P अर्थात यदि हम विक्रय राशि ज्ञात करना चाहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट अर्थात परिवर्तनशील लागत में, फिक्स कॉस्ट अर्थात स्थिर व्यय उसमें, P अर्थात प्रॉफिट, यानी इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, तो हमको सेल्स अमाउंट ज्ञात हो जाएगा इस सूत्र के आधार पर। फिर उसके बाद अगला सूत्र देखते हैं VC = S - C। तो VC अर्थात वेरिएबल कॉस्ट, ये कैसे ज्ञात होगा? सेल्स अमाउंट में यदि कंट्रीब्यूशन अर्थात अंशदान की राशि को घटा देंगे तो हमको VC अर्थात वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है F अर्थात फिक्स कॉस्ट को ज्ञात करने का, फिक्स एक्सपेंसेस को ज्ञात करने का। तो देखिए F = C - P कहने का तात्पर्य यह है कि कंट्रीब्यूशन में यदि प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो फिक्स कॉस्ट के अमाउंट निकल आएगा। फिर उसके बाद है प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, तो देखेंगे इसमें P = C - F कहने का तात्पर्य यह है कि कंट्रीब्यूशन में यदि हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमको प्रॉफिट की राशि ज्ञात हो जाएगी। तो ये 5 जो अलग अलग तत्व हैं सीमांत लागत विधि के अंतर्गत, कंट्रीब्यूशन को ज्ञात करना, सेल्स को ज्ञात करना, वेरिएबल कॉस्ट को ज्ञात करना, फिक्स कॉस्ट को ज्ञात करना, प्रॉफिट को ज्ञात करना, इन सूत्रों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अब ज्ञात की गई राशि सही है अथवा नहीं उसको हम इस अंतिम सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। S - VC, अब ये बराबर होना चाहिए किसके? F + P के। कहने का तात्पर्य यह है कि विक्रय की राशि में यदि परिवर्तनशील लागत को घटा करके जो राशि आएगी वह स्थिर व्यय और लाभ की राशि को जोड़कर जो राशि आएगी उसके समान, उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये अलग अलग किस्म के सूत्रों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया
उसका विश्लेषण किया, चर्चा किया, डिस्कशन किया। अब इसको हम एक सरल से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सूत्र के माध्यम से कैसे हम कंट्रीब्यूशन, सेल्स, वीसी, एफ, पी, एस को ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं आगे एक उदाहरण। निम्नलिखित सूचनाओं से सीमांत लागत विधि का प्रयोग करते हुए अर्जित लाभ की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न यूजिंग द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रोडक्शन ऑब्लिक सेलिंग, उत्पादन तथा विक्रय की मात्रा है 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख इकाइयाँ। फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 लाख, स्थायी व्यय 2 लाख रुपये कुल। सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट, विक्रय मूल्य प्रति इकाई 10 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 6 रुपये। अब इस दी गई सूचना को हम पूर्व स्लाइड में जिस प्रकार से प्रोफार्मा दिखाए थे उस प्रोफार्मा में रख करके हम कंट्रीब्यूशन की अमाउंट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तथा प्रॉफिट पर यूनिट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, दिए गए सूचना में जो आंकड़े थे, जो मूल्य थे, उसको हमने प्रोफार्मा में रखा तो हम पाते हैं कि सेल्स की जैसा कि दिया गया है 10 रुपये प्रति इकाई है, तो उसके हिसाब से 10 लाख रुपये उसका टोटल अमाउंट हो जाता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस ये 6 रुपये प्रति इकाई प्रश्न में दिया गया है, तो 1 लाख इकाइयों का 6 लाख रुपये ये हो गया, मतलब 10 लाख विक्रय हो गया, 6 लाख परिवर्तनशील हो गया। प्रति इकाई के रूप में देखें तो 10 रुपये प्रति इकाई विक्रय हो गया, 6 रुपया प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत हो गया। तो सेल्स में वेरिएबल एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। यदि हम पर यूनिट के रूप में देखें तो 4 रुपया और कुल रूप में देखें तो 4 लाख रुपये। अब इस कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। इकाई के रूप में देखेंगे, प्रति इकाई के रूप में 2 रुपया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपये डिवाइडेड बाई 1 लाख यूनिट, तो पर यूनिट ₹2। टोटल अमाउंट 2 लाख तो है ही, हमने इसको लिख दिया। और इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन में हमने फिक्स एक्सपेंसेस को माइनस किया तो प्रॉफिट पर यूनिट ₹2 और टोटल यदि देखा जाए तो ₹2 लाख। तो ये तो हमने प्रोफार्मा के आधार पर रख लिया। अब जब हम सूत्र को पिछले स्लाइड में प्रस्तुत किए हैं तो सूत्र में भी रख के देखें। पहला सूत्र जैसे हमने लिखाया था C = S - VC। अब इसमें फिगर जो दिए गए हैं उसको बिल्कुल रखते जाइए। C बराबर सेल्स है 10 रुपये, वेरिएबल कास्ट है 6 रुपये, तो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4 रुपये। हम इस सूत्र की जगह पे एक दूसरा वैकल्पिक सूत्र भी बतलाए थे, उसमें भी देखें वाला C = P + F। तो यहाँ पर P प्रॉफिट 2 रुपये है और स्थिर व्यय वो भी 2 रुपये है, तो इस प्रकार से 4 रुपये कंट्रीब्यूशन के अमाउंट, चाहे आप प्रथम सूत्र के माध्यम से ज्ञात करें चाहे अथवा करके वैकल्पिक सूत्र के माध्यम से ज्ञात करें, कंट्रीब्यूशन के अमाउंट 4 रुपये प्रति इकाई होगी। दूसरा जो सूत्र था सेल्स अमाउंट को ज्ञात करने का, तो यहाँ पर हमने पर यूनिट के हिसाब से ज्ञात किया है। देखें, S = VC + F + P, अर्थात परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 6 रुपये, स्थिर व्यय प्रति इकाई 2 रुपये और लाभ प्रति इकाई 2 रुपये। इस प्रकार से जो विक्रय राशि है प्रति इकाई 10 रुपये निकल आया। इसी प्रकार से तीसरा वाला जो सूत्र है जिसके माध्यम से हमको वेरिएबल कास्ट अर्थात परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने हैं, जिसके लिए पूर्व स्लाइड में हमने चर्चा किया था, S - C = VC, अर्थात विक्रय में अंशदान की राशि घटा देंगे तो हमको परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाएगा। वो जो प्रोफार्मा बना हुआ है उस प्रोफार्मा में हम देखते हैं विक्रय 10 रुपये है, 4 रुपये कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से वेरिएबल कास्ट 6 रुपये निकल आया है। वैसे भी प्रश्न में 6 रुपये प्रति इकाई वेरिएबल कास्ट दिया हुआ है। इसके पश्चात चलते हैं, चौथा जो फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में चर्चा किया था स्थिर व्यय को ज्ञात करने का।
यहाँ पर भी हम प्रति इकाई ज्ञात करेंगे। तो F इज इक्वल टू C माइनस P। तो C है 4 रुपये और P है 2 रुपये। तो इस प्रकार से फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ₹2 होगा, जो कि हम यहाँ पर प्रोफार्मा में निकाल चुके हैं। पांचवा जो हमको ज्ञात करना था, P अर्थात प्रॉफिट। प्रॉफिट के सूत्र पहले स्लाइड में बताया था, C माइनस F। तो C अर्थात कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देखिए प्रोफार्मा में 4 रुपये निकला हुआ है, फिक्स कॉस्ट 2 रुपये निकला हुआ है, तो अंतर की राशि प्रॉफिट 2 रुपये पर यूनिट होगा। अब इन पांचों सूत्रों में हमने जो फिगर निकाले हैं वो फाइनली ठीक है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने जैसे पिछले स्लाइड में कहा था, यहाँ फिर से आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। देखेंगे S माइनस VC अर्थात विक्रय में परिवर्तनशील लागत को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा, जो राशि आएगी, वह F प्लस P के बराबर होनी चाहिए। देखें हम यहाँ पर 10 रुपये सेलिंग प्राइस है, 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, तो अंतर की राशि 4 रुपये। वैसे ही फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस 2 रुपये है, प्रॉफिट भी 2 रुपये है, तो कुल मिला के 4 रुपये। तो कहने का तात्पर्य दोनों ही अमाउंट कुल मिला के 4-4 रुपये प्राप्त हुआ। तो हमारा जो निकाला गया विभिन्न आइटम्स हैं, चाहे वो कंट्रीब्यूशन का हो, सेल्स का हो, वेरिएबल कॉस्ट का हो, फिक्स एक्सपेंसेस का हो या प्रॉफिट का, वो सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ की गणना करने के क्रम में विभिन्न प्रकार के मदों से संबंधित कैलकुलेशंस हो सकते हैं। वो कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन को ज्ञात करने को संबंधित हो सकते हैं, सेल्स के अमाउंट को ज्ञात करने संबंधित हो सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ज्ञात करने संबंधित मैटर हो सकते हैं, फिक्स कॉस्ट को ज्ञात करने संबंधित मैटर हो सकते हैं, प्रॉफिट को ज्ञात करने संबंधित मैटर हो सकते हैं। तो ठीक इस लाभ को गणना करने की विधि के पश्चात आइए आगे बढ़ें। सीमांत लागत विधि के लाभ। सीमांत लागत विधि के बारे में पहले वीडियो में भी हमने चर्चा किया, इस वीडियो में भी अभी हमने पिछले स्लाइड तक काफी विस्तृत रूप से डिस्कशंस किया और उस आधार पर हम सीमांत लागत विधि के लाभ पाते हैं। सबसे पहला जो लाभ है, यह गुण है, वो है सरलता। तो सीमांत लागत विधि में लागतों को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आपने देखा पिछले उदाहरण में और पहले स्लाइड में भी हमने चर्चा किया कि सीमांत लागत के अंतर्गत स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय को शामिल किया जाता है, अर्थात सीमांत लागत प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा जो इस विधि के गुण है या लाभ है, अंतिम स्टॉक का उचित मूल्यांकन। तो सीमांत लागत विधि में अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है, जो कि उचित व तर्कपूर्ण होता है। तीसरा, लाभ नियोजन में सहायक। तो सीमांत लागत विधि में अंशदान के आधार पर लागत लाभ मात्रा संबंधों के आधार पर लाभ नियोजन में पर्याप्त सहायता मिलती है। अर्थपूर्ण प्रबंधकीय प्रतिवेदन। तो इस विधि में रिपोर्टिंग उत्पादन पर आधारित न होकर विक्रय पर आधारित होती है। परिणामतः स्टॉक में परिवर्तन कार्यकुशलता की तुलना में प्रभावित नहीं करता है। लाभदायकता मूल्यांकन। तो इस विधि की यह भी विशेषता है, गुण है कि सीमांत लागत विधि में लाभदायकता मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में इस विधि को प्रयोग किया जाता है। प्रमापित तथा बजटरी लागत में उपयोगी। यह विधि प्रमापित तथा बजटरी लागत को अपनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में उपयोगी होता है। स्थिर ऊपरी व्ययों के लेखों में सुविधा। इस विधि में जैसा कि आपने पूर्व में देखा, स्थिर ऊपरी व्ययों की रिकवरी दर तथा उनके अति या अल्प अवशोषण की गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि स्थिर व्यय को अंशदान से घटाया जाता है। लागत नियंत्रण में योगदान। तो यह विधि जो है लागत नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु की लाभदायकता का अध्ययन के साथ साथ सम विच्छेद बिंदु की गणना,
तथा वस्तु की लागत पर नियंत्रण किया जाना संभव होता है। प्रबंधकीय निर्णय में सहायक। सीमांत लागत विधि की यह भी गुण है कि इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय निर्णय लिया जाना आसान होता है, जैसे कि वस्तु को बनाया जाए या रेडीमेड खरीदा जाए, किसी उपयुक्त उत्पादन व विक्रय मिश्रण क्या हो, या अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, यह सीमांत लागत विधि के अंतर्गत गणना किया जाता है, जिससे कि निर्णय लेने में उपयोगी होता है। सीमांत लागत विधि के लाभ के साथ साथ हम इसके दूसरे पहलू अर्थात उनके दोषों को भी देखें कि सीमांत लागत विधि की क्या क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं। सीमांत लागत विधि के दोष या सीमाएं। सीमांत लागत विधि एक ओर जहां प्रबंधकीय निर्णय के लिए उपयोगी तकनीक है, तो वहीं दूसरी ओर उसके कुछ दोष हैं, जिसको हम दोष ना कह के उनकी सीमाएं कह दें, उनकी लिमिटेशंस कह दें, ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो देखें क्या सीमाएं हैं, दोष हैं। तो नंबर 1, लागतों के विभाजन में कठिनाइयां। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लागतों को स्थिर व परिवर्तनशील व्यय में बांटा जाता है। व्यवहारिक रूप से उत्पादन के कुछ स्तरों पर कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो न तो पूर्णतः परिवर्तनशील होते हैं, न पूर्णतः स्थिर होते हैं। ऐसी दशा में सीमांत लागत विधि के अंतर्गत विश्लेषण करने में या लागत के निर्धारण करने में कठिनाइयां होती है। समय तत्व की अवहेलना। इस विधि में समय लागत तत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि गणना में स्थिर व्यय को छोड़ दिया जाता है। व्यवहारिक रूप से दो वस्तुओं की सीमांत लागत समान हो सकती है, किंतु उनमें लगने वाले समय में भिन्नता हो सकती है। तकनीकी विकास के साथ स्थिर व्ययों की भूमिका। आधुनिक उत्पादन तकनीक विकास के कारण उत्पादन व उत्पादन लागत में स्थिर व्ययों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसी दशा में जबकि सीमांत लागत तकनीक में स्थिर व्ययों को लागत की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो उस दृष्टिकोण से यह तकनीक का महत्व सीमित हो जाता है। स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या। इस विधि में स्टॉक का मूल्यांकन सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। ऐसी दशा में यदि स्टॉक नष्ट हो जाता है तो बीमा दावा राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार से स्टॉक में स्थिर व्यय को शामिल नहीं करने पर चिट्ठा की सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित नहीं होती है। सभी व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं। यह विधि ऐसे उपक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके लागत धन अर्थात कॉस्ट प्लस के आधार पर वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। लागत नियंत्रण की अच्छी तकनीकों की उपलब्धता। जैसे जैसे सभ्यता ने विकास किया, वैसे वैसे लागत के क्षेत्र में नए नए टेक्निक्स आने लगे हैं। ऐसी दशा में सीमांत लागत विधि में कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में ऐसे प्रमाप नहीं होते हैं जैसे कि प्रमाप लागत या बजटीय नियंत्रण में होते हैं। और अंतिम, मूल्य निर्धारण का अनुपयुक्त आधार। अल्पकाल में तदर्थ निर्णय लेने के लिए सीमांत लागत विधि मूल्य निर्धारण में उपयोगी तो होता है, किंतु दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण के लिए उचित आधार नहीं बन सकता। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से सीमांत लागत विधि के उपयुक्त दोषों को हम सीमाओं के रूप में विवेचित करें तो सीमांत लागत विधि एक निश्चित सीमाओं के भीतर यदि हम उसका उपयोग करते हैं विवेकपूर्ण ढंग से, तो निश्चित तौर पर सीमांत लागत विधि प्रबंधकीय निर्णय में काफी उपयोगी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मी। माई ईमेल एड्रेस deva.rk3013@gmail.com। हम
वीडियो लेक्चर की इस कड़ी में वीडियो लेक्चर 3rd को लेकर प्रस्तुत होंगे, जहां पर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम जो दूसरा पहलू है अवशोषण लागत विधि, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू।